हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? मैं आपका सचिन कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का गुरुकुलम के इस ऑनलाइन क्लासेज में। और कैसे हैं? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? तहे दिल से स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। चलिए, आज हम एक और नई कक्षा लेकर आ गए हैं आपके सामने, जिसमें हम पढ़ेंगे विस्थापन क्रिया के बारे में और द्विविस्थापन क्रिया। हम लोगों ने संयोजन और वियोजन क्रिया अच्छे से कवर कर लिया है, वियोजन क्रिया के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है। आज हम बात करेंगे विस्थापन और द्विविस्थापन, ठीक। लेकिन उसके पहले हमें कुछ और पढ़ना है। विस्थापन क्रिया के पहले हमें एक टॉपिक पढ़ना है, सक्रियता श्रेणी, जो है तो तीसरे चैप्टर का टॉपिक, लेकिन हमें इस चैप्टर में इसे पढ़ना होता है क्योंकि विस्थापन क्रिया के बारे में समझने के लिए हमें सक्रियता श्रेणी पढ़ना जरूरी है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले सक्रियता श्रेणी क्या होती है। सक्रियता श्रेणी, देखिए सक्रियता, देखिए नाम से पता चल रहा है सक्रियता मतलब सक्रिय, यानी धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, या फिर बोल सकते हैं तत्वों को, धातुओं को ना बोलकर तत्वों को, तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर जो श्रेणी बनाई जाती है, ठीक। जब तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के घटते क्रम में, ठीक, घटते क्रम रख कर बनाई गई श्रेणी, क्या बनाई गई श्रेणी क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है, देखिए धातुओं या तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखकर बनाई गई श्रेणी क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी, ठीक है। देखिए जैसे मैंने कहा, पोटेशियम, ठीक, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, एजी और एयू, ठीक, यानी सिल्वर और सोना, ठीक। सोडियम, सॉरी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और सोना, ठीक। यानी तत्वों को या धातुओं को, ठीक, उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रख कर बनाई गई श्रेणी क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी। अब देखिए इसमें सबसे ऊपर जो धातु है पोटेशियम, यह सबसे अधिक है, सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक, सबसे अधिक क्रियाशील, जो ऊपर है वो सबसे अधिक क्रियाशील। और जो नीचे है, ठीक, यहाँ देखिए एक और आ जाएगा, प्लेटिनम भी, ठीक, यहाँ नीचे आता है। किताब में यही तक दिया है पर प्लेटिनम भी होता है नीचे, ठीक। और प्लेटिनम जो है वह सबसे कम क्रियाशील, यहाँ इस श्रेणी के अनुसार इसके नीचे और भी आते हैं, लेकिन हमें याद इतना ही रखना है, सबसे कम क्रियाशील, कम, सबसे कम क्रियाशील। यहाँ पर आप लोगों को चमक रहा होगा, यहाँ पे देख लीजिए, जब तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में रखकर बनाई गई श्रेणी क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी। यानी तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर रखकर बनाई गई श्रेणी क्या कहलाती है? सक्रियता श्रेणी।
इसमें हम लिख सकते हैं, इसमें सब याद रखिए इसको कि सबसे ऊपर आने वाली धातु जो या तत्व होता है वो सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे नीचे आने वाली सबसे कम क्रियाशील। ठीक, अब देखिए हम लोग समझते हैं इसके बारे में। इसका ट्रिक देखिए, कान्हा का मजा आला, ये ट्रिक है याद करने की। ठीक, कान्हा का मजा आला जब फिर प्रभु है छापा। ठीक, कान्हा का मजा आला जब फिर प्रभु है छापा। देखिए कान्हा मतलब पोटेशियम, के से पोटेशियम हो गया, के, ठीक, कान्हा से, और ना से सोडियम। ठीक, का से यहाँ पर कैल्शियम, उसके बाद मजा से मैग्नीशियम, आला से एल्युमिनियम, ठीक, जब से जिंक, उसके बाद फिर से Fe आयरन, प्रभु से Pb लेड, ठीक, है से एच, सी से Cu कॉपर, ठीक है, एच से ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहाँ हाइड्रोजन हो गया Cu, और एच यहाँ पर कान्हा का मजा आला जब फिर प्रभु है छापा, यहाँ पर ए है। ठीक, इसको लिखिएगा, ए से है आप लोगों का Ag, ठीक, Ag, और यहाँ पर है Au, ठीक है, और P से प्लेटिनम, क्या है प्लेटिनम, इस ए को ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक है, लिखिए इसको, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, छापा यहाँ पर एच जी आएगा, फिर उसके बाद आप लोगों का ए जी फिर पीटी, ए जी ए यू फिर पीटी, यहाँ पर सही था। ठीक है, एच रहेगा, एच जी क्या हो गया, एच से एच जी। ठीक, देखिए फिर से, कान्हा का मजा आला जबकि प्रभु है छापा, कान्हा में के यानी पोटेशियम और सोडियम, का से कैल्शियम, मजा से मैग्नीशियम, आला से एल्यूमिनियम, जब से जिंक, फिर से Fe, और उसके बाद प्रभु से Pb, है से H, और उसके बाद C से Cu कॉपर, H से Hg, A से Ag, A से Au, P से प्लेटिनम। ठीक है, Hg इसे पारा कहते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसमें थोड़ा सुधार कर लीजिएगा, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, उसके बाद सोना, प्लेटिनम। ठीक है, संगीता श्रेणी समझ गया। एक बार देख लीजिए फिर से, जब तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखा जाता है, देखिए क्रियाशीलता के आधार पर घटते क्रम में रखा गया, घटते क्रम में रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जरूर, इस ट्रिक को याद रखिएगा। ये कौन सी क्रियाशीलता के आधार पर है, घटती क्रियाशीलता। ठीक, ऐसे जब नीचे जाएंगे आप लोग तो ये घटती क्रियाशीलता है, क्या है, घटती क्रियाशीलता, क्रियाशीलता। ठीक है, लिख लीजिए, यहाँ पर देखिएगा बनाई गई लिखे, ठीक है, बनाई गई यहाँ लिख देते हैं, बनाई गई श्रेणी सक्रियता श्रेणी कहलाती है। लिख लीजिए, चलिए अब हम आते हैं विस्थापन अपक्रिया के बारे में। ठीक, विस्थापन अपक्रिया क्या होती है इसके बारे में देखते हैं।
कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन। विस्थापन या फिर इसका दूसरा नाम होता है प्रतिस्थापन। क्या होता है? प्रतिस्थापन। ठीक, इसी को प्रतिस्थापन भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ध्यान दीजिएगा। जब अधिक क्रियाशील तत्व, ठीक, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, यानी अधिक क्रियाशील जो तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है। जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है तथा वह स्वयं स्थान लेता है, स्वयं स्थान ले लेता है, स्वयं स्थान ले लेता, हटा कर लिख लीजिए, हटाकर वह स्वयं स्थान ले लेता है, हटाकर वह स्वयं स्थान ले लेता है, ले लेता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर वह स्वयं स्थान ले लेता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल, मार्कर एक और था, ये भी दिख नहीं रहा है, इससे दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को सही से। Fe प्लस Cu SO4, देखिए ये Fe है, आयरन या अधिक क्रियाशील है। उदाहरण देखिए, उदाहरण है, ठीक, इससे दिख नहीं रहा होगा, रुकिए, इसी से एक और मार्कर था, दिख नहीं रहा है कहीं। उदाहरण नंबर 1 में FeCu SO4, ठीक, Fe जो है अधिक क्रियाशील है, ध्यान दीजिएगा, Fe यहाँ है अधिक क्रियाशील है, यह कम क्रियाशील तत्व। देखिए जो भी तत्व है, जैसे यहाँ पोटेशियम है, सोडियम है, ठीक, जो नीचे है, ऊपर वाला जो तत्व है वो नीचे वाले तत्व से अधिक क्रियाशील है, यानी पोटेशियम जो है सोडियम से अधिक है, ठीक, पोटेशियम कैल्शियम से अधिक है, सोडियम कैल्शियम से अधिक क्रियाशील है, ठीक। तो ऐसे देखिए आयरन जो है लोहा यहाँ आ रहा है लेकिन कॉपर नीचे है, तो आयरन जो है लोहा ये कॉपर से अधिक क्रियाशील है, तो यह इसके यौगिक से हटा देगा इसे, ठीक, यानी कॉपर को हटा देगा। देखिए जानते हैं आप लोग जब अभिक्रिया होगी तो मैंने धनायन और ऋणायन में बताया था कि अपने आयनों टूटते हैं तो Fe अपने आयनों में टूटेगा तो प्लस 2 होगा, ठीक है, Fe प्लस 2 होता है, और CuSO4 में Cu प्लस 2 होता है, उसके बाद SO4 के ऊपर माइनस 2 होता है। धनायन और ऋणायन में आप लोग को बताया था मैंने, ठीक, नहीं देखे होंगे तो वीडियो देख लीजिएगा धनायन और ऋणायन का, ठीक है। अब देखिए Cu प्लस 2 में टूटा, SO4 माइनस 2 में। अब देखिए ये जो Fe है यह SO4 के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ? SO4, Fe प्लस 2 SO4 माइनस 2, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? देखिए Fe और SO4 है, दो समान है तो दोनों लिखे नहीं जाएंगे, ठीक, तो FeSO4 क्या बन गया? FeSO4, ठीक, FeSO, इसको लिख लीजिएगा आयरन, इसे, ठीक है, इसे लिखिएगा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और इसे कहते हैं आयरन सल्फेट। क्या कहते हैं? आयरन सल्फेट, ठीक। और उसके बाद ध्यान दीजिएगा जो Fe है यह SO4 से क्रिया करके FeSO4 बना लिया, तो Cu जो है वो बच गया, तो यह Cu क्या होगा? यह निकल जाएगा बाहर, ठीक, क्या होगा? बाहर निकल जाएगा, तो इसे प्लस में ऐसे लिख देंगे, अलग हो जाएगा Cu। तो देखिए Fe अधिक क्रियाशील था, अधिक क्रियाशील है, Cu को विस्थापित कर दिया उसके यौगिक से,
ठीक, तो इससे क्या कहते हैं, यहाँ पर भाई SO4 बना लेगा, Cu अलग हो जाएगा, इससे क्या करेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, समझ आ रहा है, इसको नोट करिए और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। चलिए, अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक, जैसे हमने कहा मैग्नीशियम ले लेते हैं, उसके बाद CuCl2 ले लेते हैं। ठीक, इसका अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए मैग्नीशियम जो है यहाँ पर है और कॉपर यहाँ नीचे है। ठीक, तो देखिए कौन सा अधिक क्रियाशील होगा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम अपने आयनों टूटेगा +2 में, और Cu जो है ये +2 में होगा, और क्लोरीन आप जानते हैं -1 में होता है। ठीक, क्लोरीन -1 में, Cu +2 में टूटता है। ठीक, देखिए ये कैसे बना था, यहाँ पर Cu और Cl2 बना था ना, तो देखिए ये दो इसका चला गया क्लोरीन के पास और इसका एक यहाँ गया था। ठीक, तो इस तरह से तोड़ भी सकते हैं हम, Cu+2 होता है और Cl -1। ठीक, अब देखिए मैग्नीशियम जो है यह क्लोरीन के साथ कर लेगा क्रिया, यानी प्लस जो धनात्मक है ऋणांक के पास चला जाएगा, Mg ठीक, यहाँ Mg+2 Cl -1, क्या बनेगा, Mg यहाँ आ जाएगा, Cl यहाँ। ठीक, इसका एक यहाँ आ जाएगा, इसका 2 यहाँ। ठीक, तो क्या बन जाएगा, MgCl2, क्या बना, MgCl2। ठीक, और उसके बाद क्या बाहर निकला, कॉपर, आपका कॉपर बचा था, क्या हो गया, बाहर आ गया। ठीक, अब देखिए इसे कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड, क्या कहते हैं, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्लोराइड। उसके बाद इसे कहते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसे मैग्नीशियम लिख लीजिएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, और यहाँ आपका कॉपर निकला, क्या निकला है, कॉपर। देखिए इतना समझ आ गया ना, मैग्नीशियम देखिए अधिक क्रियाशील था, क्यूप्रिक क्लोराइड से अभिक्रिया किया तो कॉपर को विस्थापित कर दिया, बाहर कर दिया, और मैग्नीशियम क्लोराइड बना लिया। ठीक, हमने यहाँ देखा कैसे मैग्नीशियम धनायन था, क्लोरीन जो था आपका ऋणायन था, इसके साथ मिलकर MgCl2 बना लिया और कॉपर आपका बाहर आ गया। ठीक, कॉपर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है परिभाषा में, जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील को उसके यौगिक से हटाकर वह स्वयं स्थान ले लिए। ठीक, मैग्नीशियम जो अधिक क्रियाशील है, कॉपर को हटाकर स्वयं उसका स्थान ले लिया। ठीक, वैसे हमने पिछले बार में देखा, जो आयरन था वह अधिक क्रियाशील था, और उसके बाद कॉपर सल्फेट में से कॉपर को हटा दिया और क्या बना लिया, आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट जिसे कहते हैं। ठीक, या PSO4 को फेरस सल्फेट भी कहते हैं या आयरन सल्फेट। ठीक, और उसके बाद आपका कॉपर अलग हो गया था। अब देखिए ये लिख चुके हैं, चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा नंबर। देखिए जिंक है, ये H2SO4 से क्रिया करेगा, इसके साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया जब करेगा कौन, जिंक। ठीक, कौन करेगा, जिंक। तो देखिए क्या बनाएगा, हम लोग को पता है जिंक जो है या पहले आयनों टूटेगा, Zn+2। ठीक, हाइड्रोजन जो है H+ में टूटेगा, और सल्फर जो है SO4 -2 में। ठीक, SO4 -2 में, हाइड्रोजन अपने आयन में टूटेगा तो H+1 ही बनाएगा। ठीक, SO4 -2 में। देखिए कैसे बना था, यहाँ पर इसे ऐसे कर दिए थे, यहाँ H लिख दिए थे, यहाँ SO4, इसका जो यहाँ चला आया था H2 हो गया था, और इसका SO4 में एक लग गया था तो H2SO4 बन गया था, तो इसे हमने तोड़ दिया। ठीक, आयनों में। अब देखिए क्या होगा, Zn+2 है जो SO4 से SO4 -2 से अभिक्रिया करेगा, यानी Zn+2 SO4 -2। ठीक,
अब देखिए क्या करना है, Zn के नीचे Zn लिखेंगे, SO4 के नीचे SO4, ठीक। अब देखिए दोनों समान है, लिखे नहीं जाएंगे तो क्या बन गया आपका ZnSO4। इसमें कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो आपको मैंने धनायन और ऋणायन वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ाया है, वो पढ़ लीजिएगा एक बार जरूर, ठीक है। तो क्या बना आपका ZnSO4, क्या बना ZnSO4, ठीक। उसके बाद क्या निकला इसमें से हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन बचा ना H बचा, जब हाइड्रोजन निकलेगा ना तो या किसी और हाइड्रोजन से अपक्रिया करके, जिससे अपक्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन मिल जाएगा इसको कहीं कहीं से, ठीक। वातावरण में हाइड्रोजन या फिर जहां से भी इसे मिल जाएगा तो या किसी एक और हाइड्रोजन को लेकर क्या हो जाएगा H2 गैस बना लेगा, ठीक। H2 गैस बना लेगा। तो देखिए जिंक अधिक क्रियाशील था, हाइड्रोजन को विस्थापित कर दिया सल्फ्यूरिक अम्ल के सूत्र से यानी H2SO4 से, इसको हटा कर क्या बना लिया जिंक सल्फेट, क्या बना लिया जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट बना लिया, ठीक। और ये क्या है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ठीक। समझ आ गया ना। जेडीएन अब क्रिया किया H2SO4 से, इसके लिए जेडीएन+2 अपने जेडीएन अपने आयनों में टूटा, जेडीएन+2 हो गया और H प्लस में टूट गया H2SO4 और SO4 -2 में टूट गया। उसके बाद Zn+2 है जो इस रेयान से क्रिया कर लेगा, धनात्मक ऋणात्मक है, इससे क्रिया करके ZnSO4 बना लेगा। उसके बाद हाइड्रोजन जो है किसी एक और हाइड्रोजन से क्रिया करके H2 गैस बनाकर बाहर निकल जाएगी, ठीक। समझ आ गया ना। चलिए देखिए अब लोग के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक। यानी लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट की विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। देखिए जैसे यह कॉपर सल्फेट का विलयन है, ठीक है। इसमें हमने क्या डाला, एक लोहे की कील, ये किसका विलयन है कॉपर सल्फेट का, ठीक। इसमें क्या डाला लोहे की कील, ठीक है। इसको डाला, लोहा मतलब Fe, ठीक। देखिए तो होता क्या है, इस विलयन का रंग बदल जाता है, क्यों बदल जाता है ध्यान दीजिएगा। जो Fe है, Fe ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि जब भी अपक्रिया करते हैं तो क्या होते हैं अपने आयन टूट जाते हैं, तो Fe+2 में टूट जाएगा और कॉपर Cu जो SO4 जो है Cu+2 में, SO4-2 में, ठीक। तो ये जो Fe+2 है इसके होता है SO4 के साथ चला जाएगा तो Fe+2 और SO4 जो है यहाँ पर आ जाएगा, तो दोनों क्रिया क्या करेंगे, मतलब कि दोनों मिलकर क्या बना लेंगे। देखिए Fe SO4 दोनों समान है, लिखे नहीं जाएंगे तो यहाँ पर आयन समान है तो FeSO4 क्या बना लिया FeSO4। तो और उसके बाद कॉपर आपका बच गया, कॉपर निकल जाता है तो ध्यान दीजिए उसके बाद जब विलयन होगा जो आपका प्राप्त होगा विलयन, ठीक। उसके बाद जब कॉपर लोहे की कील आप डालेंगे तो उसके बाद जो विलयन आपको प्राप्त होगा ना तो इसका रंग बदल जाता है। यह क्यों बदल जाता है, क्योंकि ये इसमें देखिए जब लोहे की कील हम डाले तो यह अब क्रिया करके कॉपर सल्फेट को हटा दिया, ठीक। ये अधिक क्रियाशील है, देखिए आयरन अधिक क्रियाशील है ना कॉपर से, यानी लोहा अधिक क्रियाशील है कॉपर से, इसलिए यह हटा देता है इसके विलयन से और क्या बना लेता है आयरन सल्फेट। जब विलयन ही बदल गया तो इसका रंग तो बदलेगा ही, विलयन का रंग पूछा क्यों बदल जाता है तो या फिर ये SO4 बन जाता है, ठीक। तो देखिए अब क्रिया इसकी कैसे लिखेंगे, नीचे लिख रहे हैं यहाँ पर, लोहे की कील को हमने किस में डाला कॉपर सल्फेट के विलयन में, ठीक।
कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या बना लिया, FeSO4, साथ में क्या निकला, कॉपर, कॉपर यहाँ पर निकल गया आपका अलग से, ये जो SO4 है तो इसके साथ चला गया था FeSO4 के साथ, और उसके बाद कॉपर आपका अलग से निकल गया, इसे लिख लीजिएगा लोहा या फिर आयरन, आयरन लिख लीजिए, आयरन, ठीक, कॉपर सल्फेट, सल्फेट, यही जो है इसी को, यहाँ पर लोहे की कील कहा है, आयरन में लोहा ही होता है, ठीक, लोहे की कील, ठीक, कॉपर सल्फेट, एक है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट, ठीक, उसके बाद क्या निकला, कॉपर आपका, देखिए इसी का क्वेश्चन का उत्तर था, ठीक, रंग बदल जाएगा क्योंकि जब विलयन ही बदल गया FeSO4 बन गया, ठीक, तो उत्तर लिखिएगा नीचे एक लाइन में या फिर कुछ लिखिएगा, बोले लिखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है, विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो विलयन का रंग इसलिए बदल जाता है क्योंकि लोहा कोष्टक में लिखेगा आयरन, या फिर लोहा कोष्टक में आयरन अधिक क्रियाशील होता है कॉपर से, लोहा कोष्टक में आयरन कोष्टक बंद अधिक क्रियाशील होता है आयरन से, ठीक, इसलिए वह कॉपर सल्फेट के विलयन से, इसलिए वह कॉपर सल्फेट के विलयन से, इसलिए वह कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर, कॉपर को विस्थापित कर फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बनाता है, फेरस सल्फेट या आयरन सल्फेट बनाता है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए लिख चुके हैं, तो हम चलते हैं द्वितीय विस्थापन अपक्रिया की तरफ, किसकी तरफ, द्वितीय विस्थापन अपक्रिया, ठीक, विस्थापन अपक्रिया आपको समझ में आ गई, उसके एग्जांपल हम समझ लिए, लोहे की कॉपर सल्फेट की विलयन में जब लोहे की कील डालते हैं तो रंग की बदल जाता है, वो भी देख लिए, अब द्वितीय विस्थापन पे चलते हैं, द्वितीय विस्थापन, द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया, इसका एक और नाम है उभय विस्थापन, क्या नाम है, उभय विस्थापन अभिक्रिया, देखिए इसमें दो आयनों का आदान प्रदान होता है, ठीक, जैसे दो यौगिक है तो उनके आयन एक दूसरे को मतलब कि उसका किसी एक यौगिक का आयन दूसरे यौगिक के पास चला जाएगा और दूसरे यौगिक का आयन पहले यौगिक के पास चला जाएगा, ठीक, इसमें क्या होगा, जब यौगिकों के बीच, यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान, क्या होता है, आदान प्रदान होता है, होता है, तो उसे, होता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया, अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, विस्थापन अभिक्रिया, चलिए एग्जांपल देखते हैं इसका उदाहरण, ठीक है, उदाहरण में जैसे हमने कहा बेरियम सल्फेट, क्या, BaCl2, ठीक, अब क्रिया कराया हमने सोडियम सल्फेट से, सॉरी बेरियम क्लोराइड, ठीक, BaCl2, इसका क्रिया किससे कराया, सोडियम सल्फेट से, ठीक, देखिए इसे क्या कहते हैं, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड, इसका क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम सल्फेट से, किससे कराएंगे, सोडियम सल्फेट से, ठीक, अब देखिए होगा क्या, देखिए जब क्रिया होगी तो मैंने बताया उससे पहले अपने आयनों में टूटेंगे, तो Ba+ 2 में टूटेगा Cl-1 में, ठीक,
अब देखिए सोडियम क्या होगा, सोडियम +1 में टूटेगा क्योंकि धनायन और ऋणायन मैंने ऐसे बताया था, ठीक। SO4 -2 में टूटेगा, ठीक। उसके बाद अब देखिए Ba+2 जो है SO4 -2 से क्रिया करेगा, इसके साथ आ जाएगा, क्रिया इसके साथ आ जाएगा, Ba+2 SO4 -2, ठीक। यानी इसका जो धनायन है इसके ऋणायन के साथ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा, देखिए Ba हो गया ASO4, ठीक। तो क्या बनेगा BaSO4, देखिए ये दोनों समान है तो लिखे नहीं जाएंगे, तो BaSO4 क्या बना, BaSO4, ठीक। उसके बाद देखिए जो सोडियम है यह इस क्लोरीन से क्रिया कर लेगा क्योंकि यह धनायन है और ऋणायन, तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, Na+1 क्रिया, मतलब कि यह दोनों एक साथ आ जाएंगे, ऐसा करने मतलब, ठीक। ये Na होगा, यहाँ पर Cl होगा, ठीक। तो NaCl समान है, दोनों लिखे नहीं जाएंगे यहाँ पर, तो NaCl क्या बन गया, NaCl, ठीक। इसे क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट, क्या कहते हैं, बेरियम सल्फेट। इसे क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक। अब देखिए संतुलित करिए, संतुलित रासायनिक समीकरण हमेशा लिखना होता है ना, ध्यान दीजिए। बेरियम यहाँ कितना है, 1, यहाँ कितना है, 1, ठीक है। क्लोरीन यहाँ कितना है, 2, यहाँ पर कितना है, देखिए 1 ही है, ठीक। तो क्लोरीन को 2 करना है। सोडियम यहाँ कितना है, 2, यहाँ सोडियम 1 ही है, देखिए यहाँ पर अगर हम 2 कर देंगे, ठीक, यानी सोडियम क्लोराइड के आगे 2 कर देंगे तो हो जाएगा संतुलित। देखिए सोडियम भी 2 हो गया, उसके बाद आपका क्लोरीन भी 2 हो गया, बेरियम पहले से ही था, SO4 संतुलित है पहले से, ठीक। चलिए इस एग्जाम्पल को लिख लीजिए। चलिए देखिए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। देखिए जैसे में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, AgNO3, ठीक, और उसके बाद आपका है NaCl, ठीक। ठीक है ना, देखिए AgNO3 इसे कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट, उसे कहेंगे सोडियम क्लोराइड। तो क्या होगा, यह किस में आएगा, द्वितीय विस्थापन क्रिया में ही आएगा, ठीक है। देखिए ठीक है ना, ध्यान दीजिए, AgNO3 है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड, ठीक। इन दोनों की क्रिया हम कराते हैं, इसे क्या कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। इसे क्या कहेंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक। देखिए दोनों की क्रिया हम कराएंगे। Ag जो है या +1 में टूटेगा, ठीक, पहले अपने आयन में टूटेगा, NO3 -1 में, ठीक, Na+1 में, Cl -1, ठीक। अब देखिए इसका जो आयन है, ठीक, यह इसके आयन के साथ चला जाएगा क्योंकि इसमें आयनों का आदान प्रदान होता है ना, इसके आयन इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ चला जाएगा, तो Ag+1 है, ठीक, धनायन मैंने ऐसे बताया था, ठीक, Cl -1, ठीक। Ag यहाँ पर आ जाएगा, Cl यहाँ पर, दोनों समान है लिखे नहीं जाएंगे, तो क्या होगा, AgCl, ठीक। सिल्वर क्लोराइड क्या बना, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक। उसके बाद और क्या बनेगा, सोडियम जो है इसके साथ NO3 माइनस उनके साथ क्रिया करेगा, यानी Na+1, उसके बाद NO3 -1, ठीक। दोनों की क्रिया होगी तो Na यहाँ होगा और NO3 यहाँ पर, ठीक, दोनों समान है यहाँ पर, एक एक तो लिखे नहीं जाएंगे, तो क्या बनेगा, NaNO3, ठीक, सोडियम नाइट्रेट, क्या बनेगा, सोडियम
नाइट्रेट। ठीक, चलिए लिख लीजिए इतना। विस्थापन क्रिया या उभय विस्थापन क्रिया समझ आ गई ना, यानी इसमें दो यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक, उभय विस्थापन मतलब वही दो चीजें को जो विस्थापन हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। ठीक, आयनों का आदान प्रदान। ठीक है, चलिए इसको लिख चुके होंगे, लिख लिया आपने। चलिए अब हम इसी में एक और बात करते हैं, इसी क्रिया के उदाहरण से, जैसे विस्थापन द्विविस्थापन क्रिया। द्विविस्थापन क्रिया का अभी मैंने एक उदाहरण आप लोगों को लिखवाया। क्या लिखवाया था? BaCl2 था। ठीक, फिर उसके बाद Na2SO4 था। इसके साथ क्रिया करके देखिए द्विविस्थापन क्रिया का पहला एग्जांपल जो अभी लिखवाया। ठीक, Ba+2 में होगा। ठीक, क्लोरीन -1 में, सोडियम यहाँ +1 में होगा, SO4 -2 में। ठीक, अपने आयन टूटेंगे, Ba+2 जो है SO4 -2 के साथ चला जाएगा, तो Ba+2 SO4 -2, ये दोनों क्या बना लेंगे? BaSO4। ठीक, बेरियम सल्फेट क्या बना लेंगे? बेरियम सल्फेट। यहाँ पे देखिए सोडियम Na+1 Cl-, देखिए Na यहाँ पर, इसको Na यहाँ लिखेंगे, क्लोरीन यहाँ लिखेंगे, तो क्या बना लेगा? NaCl। ठीक, दोनों समान लिखे नहीं जाएंगे तो NaCl। ठीक है, देखिएगा इसे कहते हैं बेरियम क्लोराइड। ठीक, बेरियम क्लोराइड। ठीक, इसे क्या कहते हैं? सोडियम सल्फेट। क्या कहते हैं? सोडियम सल्फेट, लिख लीजिएगा, सोडियम सल्फेट। ठीक है ना, उसके बाद बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड। ठीक, अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना होगा, क्योंकि इधर सोडियम 2 है, इधर क्लोरीन 2 है, इसको भी 2 करेंगे तो यहाँ सोडियम 2 क्लोरीन 2 हो जाएगा। बेरियम और बेरियम Ba और SO4 ये दोनों पहले से ही संतुलित है। ठीक, तो पूरा संतुलित हो गया। अब देखिए इसको मैंने दोबारा इसलिए बताया क्योंकि यहाँ से कुछ आपका बन रहा है, जो ये बन रहा है। ठीक, ये BaSO4 अवक्षेप कहलाता है। क्या कहते हैं? अवक्षेप। ठीक, क्या कहते हैं इसे? अवक्षेप। तो इसी से निकल कर आता है एक अभिक्रिया जिसका नाम होता है अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या नाम होता है? अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक, तो इसमें लिखिएगा अवक्षेपण अभिक्रिया में, वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अब अवक्षेप का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझ लीजिए। अवक्षेप का मतलब होता है अभिक्रिया कराने के पश्चात जिस बर्तन में या जिस बीकर में आपने अभिक्रिया कराई है, ठीक, जिसमें आपने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट लिया, उस बर्तन की तली में नीचे जो पदार्थ बच जाता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं? बेरियम, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेप कहते हैं। ठीक, इस अभिक्रिया में बेरियम क्लोराइड के साथ सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराने पे कौन सा अवक्षेप प्राप्त होगा? बेरियम सल्फेट। यह आपका सबसे बढ़िया उदाहरण है अवक्षेप अभिक्रिया का। ठीक, और भी उदाहरण होते हैं लेकिन ये लिख लीजिए। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कराया, बेरियम सल्फेट बना और सोडियम क्लोराइड बना। ठीक, अवक्षेप का निर्माण हुआ। अवक्षेप का मतलब होता है जिस बर्तन में आप अभिक्रिया कराते हैं उसकी तली में बैठा हुआ पदार्थ, यहाँ पर ठीक बचा हुआ पदार्थ जो होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब कल मिलते हैं, आगे की अभिक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है।
चलिए, अपचयन उपचयन की क्रियाएं आगे हैं और रेडॉक्स क्रिया के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, आप वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों के पास जरूर भेजिएगा। चलिए, कल मिलते हैं। थैंक यू।